बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमारा जो लेसन डाइंग सन हमने स्टार्ट किया हुआ था, जो कि ट्रांसलेशन और सिनोनिम्स पिछले लेक्चर में हमने मुकम्मल कर लिए थे। इसकी ट्रांसलेशन भी और सिनोनिम्स भी। तो अब इसके जो चीज़ बाकी रहती है वो रहते हैं सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर, क्योंकि हर चैप्टर में से हमने इसके क्वेश्चन आंसर और इसकी सिनोनिम्स करने हैं। ये दो चीज़ें करने के लिए हम पूरा चैप्टर जो है वो करते हैं। तो इसका जो पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर, हाउ इज इट दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट। कि कैसे एक स्टार जो है, एक स्टार कभी कभार गर्दिश करता हुआ दूसरे के करीब आ सकता है। ये पहला क्वेश्चन है। इसका आंसर किस तरह से है जी? द यूनिवर्स इज़ वेरी वास्ट, कि जो कायनात है, अल्लाह ताला ने ये जो कायनात बनाई है ये बहुत ही वसी और अरीज है। इननमरेबल स्टार्स वंडर अबाउट इन स्पेस। इननमरेबल, ला तादाद, इसके अंदर जो स्टार मूव कर रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं, उनकी तादाद कितनी है जी? इननमरेबल, ला तादाद, लाखों करोड़ों अरबों में हैं। वो स्पेस के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। दे ट्रैवल इन कंप्लीट लॉनलीनेस। और ये जो स्टार्स हैं जिनके बारे में बताया गया, ये ट्रैवल किस तरह करते हैं? कंप्लीट लॉनलीनेस। हमने पीछे चैप्टर के अंदर राइटर ने हमें समझाने के लिए ये एग्जांपल दी थी कि जैसे एक शिप होता है, वो एक समंदर के अंदर अकेला मूव कर रहा हो, और जो बाकी जो शिप हैं वो दूर दराज कहीं हो, तो उनके आपस में टकराने का, आपस में मिल जाने का खदशा बहुत ही कम होता है, शाज़ो नादिर होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही दे ट्रैवल इन कंप्लीट लॉनलीनेस, ही बिल्कुल अलग अलग सेपरेट ट्रैवल करते हैं। द डिस्टेंसेस बिटवीन देम आर वेरी ग्रेट। इन स्टार्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होते हैं, ये जो खला के अंदर, स्पेस के अंदर मूव कर रहे हैं, उनके अंदर जो डिस्टेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर क्या होता है? देयरफॉर देयर इज नो चांस फॉर अ स्टार टू कम नियर द अदर। तो लिहाजा उनके उनके डिस्टेंसेस इतने हैं, फासले इतने हैं कि ये चांस ही नहीं बचता कि एक स्टार जो है वो दूसरे के करीब चला जाएगा और टकरा जाएगा, और कायनात का जो निज़ाम है वो दरम भरम हो जाएगा, और इस एक्सीडेंट के हादसे में कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 1 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट हैपेंड व्हेन अ वंडर स्टार केम नियर द सन। कि चैप्टर के अकॉर्डिंग, चैप्टर के मुताबिक, जब एक स्टार घूमता हुआ, गर्दिश करता हुआ दूसरे स्टार के करीब चला गया था तो क्या हुआ था? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंड व्हेन द वंडरिंग स्टार केम नियरर एंड नियरर। उस वक्त क्या हुआ जब स्टार एक दूसरे के करीब से करीब तर होता चला गया? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर प्लैनेट्स एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस। ये प्लैनेट क्या हैं, सियारे क्या हैं, और ये कैसे मार्ज़े वजूद में आए हैं? इन तीनों क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इन तीनों सवालों का, तीनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, डिटेल के साथ एक ही आंसर है। ये सवाल पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 2, या क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाए, या क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जाए एग्जाम के अंदर, तो इन तीनों का एक ही आंसर है जो कि आपने इन पुट कर देना है आंसर शीट के ऊपर। इस तरह से थोड़ी सी याद करने में आसानी रहेगी आपको, कि आप एक सवाल याद करेंगे और आपके 3 तैयार हो जाएंगे। आंसर इसका बेटे इस तरह से है, अ वंडरिंग स्टार केम नियर द सन। ऐसे हुआ कि एक हादसा, जो कि हमने चैप्टर में पीछे डिटेल से पढ़ के आए हैं, लेकिन अब उसको यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ करके आंसर बनाया गया। अ वंडरिंग स्टार केम नियर द सन, गर्दिश करता हुआ, मूव करता हुआ एक स्टार सूरज के करीब आ गया। ये बिल्कुल वही वाकया यहाँ लिखना है हमने इसके अंदर, जो हमने चैप्टर के अंदर पढ़ना है, हमारा आंसर मुकम्मल हो जाएगा। इट रेज्ड द बिग वेव्स ऑफ गैसेज ऑन द सर्फेस ऑफ द सन। सूरज की सतह के साथ जब ये स्टार टकराया तो फिर क्या हुआ? उसकी सतह के ऊपर बड़ी बड़ी वेव्स, गैसेस की वेव्स जो हैं, लहरें जो हैं वो पैदा कर दी। द नियर द स्टार्स केम द हायर द वेव रोल। वो स्टार जैसे जैसे करीब आता गया, ये जो वेव्स थी ये वैसे वैसे बढ़ती गई। एज द स्टार बिगैन टू रिसीड, जब इस स्टार ने पीछे हटना शुरू किया, द वेव्स ब्रोक इनटू पीसेज। वो जो वेव्स थी, लहरें बनी हुई थी, वो ब्रोक हो गई, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई। वो पीसेस फिर कहाँ गए? दीज पीसेस फेल ऑफ द सन। सूरज ने उन पीसेस को फेंक दिया। दे बिगेन टू मूव राउंड द सन। फिर वो जो पीसेस थे जो फेंके गए बाहर, छोटे छोटे टुकड़े, उन्होंने सूरज के गिर्द घूमना शुरू कर दिया। दे केम टू नॉन एज प्लैनेट्स। और फिर वो जो
ये टुकड़े जिनको पीसेस का नाम दिया गया उन्हीं को प्लेनेट कहा गया, और अर्थ इज वन ऑफ देम। और हमारा ये जो प्लेनेट है, जमीन है जिस पे हम रहते हैं, अर्थ है, इज वन ऑफ देम, ये उनमें से एक है। चैप्टर के अंदर मैं आपको इसकी डिटेल बता चुका हूँ इस इंसिडेंट की, पूरे चैप्टर में ये क्वेश्चन है भी इंपॉर्टेंट, और चैप्टर के अंदर भी ये जो एक हादसा, एक इंसिडेंट, एक एक्सीडेंट बताया गया वो ये कि एक प्लेनेट अपने महवर से निकलता है, वो जाके सूरज से टकराता है, सूरज से टकराने की सूरत में उसके ऊपर गैसेस की वेव्स, लहरें पैदा हो जाती हैं, और वो लहरें जो है जब वो प्लेनेट पीछे हटता है तो वो जो वेव्स हैं वो टूट जाती हैं, माउंटेन की शक्ल अख्तियार करने के बाद टूट जाती हैं, और टूटने के बाद कहाँ जाती हैं, स्पेस में फिर से बिखर जाती हैं। फिर बिखरने के बाद फिर उनकी एक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। कौन सी एक्टिविटी? कि फिर वो सूरज के गिर्द फिर घूमना शुरू कर देते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं। उन्हीं टूटे हुए पीसेस का नाम रखा गया है प्लेनेट, जिनकी तादाद हजारों लाखों करोड़ों में है। और फिर हमारा जो ये प्लेनेट है, जमीन है, अर्थ है, ये भी उनमें से एक है। ये उन्हीं उसी हादसे की सूरत में, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन, ये जो जमीन बनी है, अर्थ जो ये जो बनी है, तो ये उसी हादसे की सूरत में बनी है। उसी हादसे के बाद ये मार्ज वजूद में आई है। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अलग से है, उन तीनों सवालों का ये आंसर यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, व्हाई इज देयर नो लाइफ ऑन द स्टार। अगला सवाल ये पॉसिबल है, पूछा जा सकता है कि जी ठीक है, जमीन बन गई, प्लेनेट बन गया, सब कुछ बन गया, लेकिन जिंदगी जो है वो स्टार्स के ऊपर क्यों नहीं है? व्हाई इज देयर नो लाइफ ऑन द, हजारों करोड़ों की तादाद में प्लैनेट्स बताए गए हैं चैप्टर के अंदर। जो चैप्टर हमें ये जाहिर करता है कि ये प्लैनेट्स की तादाद इतनी है कि ये देयर इननमरेबल, इनको काउंट ही नहीं किया जा सकता, इनकी कोई लिमिट नहीं है, ये लिमिटलेस हैं, बाउंडलेस हैं। अब क्या है कि वहां लाइफ क्यों नहीं है, जबकि कायनात का जो हुजम है वो तो इतना बड़ा है, अब लाइफ क्यों नहीं है? व्हाई इज देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स? आंसर इसका इस तरह से, लाइफ कैन एग्जिस्ट नीदर इन एक्सट्रीम कोल्ड नॉर एक्सट्रीम हीट। मसला ये है, प्रॉब्लम ये है कि लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती नीदर इन एक्सट्रीम कोल्ड नॉर इन एक्सट्रीम हीट। ना तो बहुत ज्यादा जहां पे टेम्परेचर है वहां भी प्लस में बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, लाइफ वहां एग्जिस्ट नहीं कर सकती। फिर उसके बाद जहां बहुत ज्यादा ठंड है, सर्दी है, यानी दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि जैसे सिफर टेम्परेचर पे हम टेम्परेचर काउंट ऊपर को करते हैं तो +1 +2 +3 एंड सो ऑन, और जब हम नीचे जाते हैं तो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब देखें, इस सवाल को समझने के लिए आसान सा फार्मूला यह है कि देखें, हम एक हद तक प्लस जो टेम्परेचर जा रहा है, एक हद तक जाके 40, 45, 50 तक हम सरवाइव कर सकते हैं, और नीचे जाएं, माइनस में जाएं तो देखें बर्फ जम जाती है। हम एक खास टेम्परेचर तक तो सरवाइव कर जाते हैं, लाइफ सरवाइव कर जाती है, लेकिन उसके नीचे हर चीज जम जाती है। ऊपर जाएंगे तो लाइफ मेल्ट हो जाती है, नीचे जाते हैं तो फ्रीज हो जाती है। अब जहां लाइफ फ्रीज हो जाती है वहां भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, जहां हर चीज मेल्ट हो जाती है वहां भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो यही जवाब है दरअसल इस सवाल का। क्या? अब उसको हम अल्फाज की शेप दे देते हैं। फार्मूला यही है, मैथमेटिकल फार्मूला है। इस मैथमेटिकल फार्मूले को हम एक अल्फाज की, सेंटेंसेस की शक्ल दे देंगे तो हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन है जी, व्हाई इज देयर नो लाइफ ऑन द स्टार? लाइफ क्यों पॉसिबल नहीं है स्टार्स के ऊपर? लाइफ कैन एग्जिस्ट नीदर इन एक्सट्रीम कोल्ड नॉर इन एक्सट्रीम हीट। ना तो जहां बहुत ज्यादा कोल्डनेस है लाइफ वहां भी पॉसिबल नहीं है, जहां बहुत ज्यादा हीट है लाइफ वहां भी पॉसिबल नहीं है। द स्टार्स आर बिग बर्निंग बॉल्स ऑफ फायर, ये दहकती हुई आग के गोलों की तरह है स्टार। दे आर वेरी हॉट, ये बहुत ज्यादा गर्म है। लाइफ वुड मेल्ट अवे देयर, और जब अगर लाइफ वहां पॉसिबल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि लाइफ मेल्ट अवे, लाइफ वहां पे मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। दे आर वेरी हॉट, लाइफ वुड मेल्ट अवे देयर, देयरफॉर देयर इज नो लाइफ ऑन द स्टार्स। इसलिए लाइफ के ऊपर जो है, किसी भी स्टार्स के ऊपर जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये हाफ एक्सरसाइज इस चैप्टर की डाइंग सन की हमारी कंप्लीट हो गई। जो नेक्स्ट हाफ एक्सरसाइज है वो फिर हम इससे अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी